नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हमारी खास पेशकश अमृत मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजादी के 75 सालों में हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिन पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है, लेकिन हमने ऐसे भी काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है। और इनमें से एक बड़ा काम, एक बड़ा सेक्टर है बैंकिंग का। तो बैंकिंग सेक्टर में कैसे हमने तय की पासबुक से लेकर यूपीआई तक की यात्रा, ये हमें बताएंगे विपिन भट्ट। आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आजादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक, जो कि एक नया फिनोमेना है, वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43, यानी 43, और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो यह है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। तो आइए कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बैंक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। 1947 में हमारे पास महज 1261 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट थे, लेकिन आज यानी 2022 में ये 167 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये नंबर बताता है कि हमने कितना बड़ा सफर तय किया है। ब्रांचेस के टर्म्स में देख लीजिए, 5000 ब्रांचेस थी जब हम आजाद हुए थे, लेकिन आज हमारे पास 2022 में आजादी के 75 साल बाद 14 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो देश के कोने कोने में फैली हुई है, ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा एटीएम एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्रांति जो आई तो 1987 में, लेकिन इसने बैंकिंग की परिभाषा को, बैंकिंग के सिस्टम को काफी हद तक बदल दिया। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं थी पैसे निकालने के लिए। आप 24 घंटे कहीं से भी, किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते थे, ना पासबुक ना बैंक की ब्रांच। और इसी के कारण 2022 से आज देश में 2,18,000 से ज्यादा एटीएम मशीनें लगी हुई हैं जो देश के पूरे कोनों में फैली हुई हैं। आप कहीं से भी कैश निकाल सकते हैं। 1980 आता है और शुरुआत होती है प्लास्टिक मनी की, क्रेडिट कार्ड। लेकिन 1980 में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इसका असली रंग दिखना शुरू हुआ जब देश में हमने देखा कि 1992 के बाद अर्थव्यवस्था में ओपननेस आई, उसका खुलना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और फिर सन 2000 आते आते क्रेडिट कार्ड्स की चर्चा काफ़ी तेज़ हो चली। बहुत सारे लोग इसे अपना सके। एक ऐसा कार्ड था जिसके जरिए आप बिना कैश के कहीं से भी शॉपिंग कर सकते थे, किसी भी तरह का सामान खरीद सकते थे और पैसे आपको बाद में चुकाने होते थे। आज देश में इस वक्त 7.5 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन एक कार्ड जो इससे भी आगे निकल गया है,
ये भी प्लास्टिक मनी लेकिन अलग तरह की। ये है डेबिट कार्ड, यानी आपके खाते से जुड़ा हुआ कार्ड। अब इसमें आप क्रेडिट नहीं लेते बल्कि आपके खाते से सीधा पैसा कटता है। ये आया क्रेडिट कार्ड के 10 साल बाद 1990 में, लेकिन इसने तेजी से लोकप्रियता पाई। आज हर खाते के साथ एक डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है जिसके जरिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। 92 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डेबिट कार्ड्स इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी बैंकिंग सिस्टम में मौजूद हैं। लेकिन जिस सबसे बड़े सिस्टम की बात करेंगे उसका नाम है यूपीआई, एक ऐसी चीज जिसने भारतीय बैंकिंग में एक तरह की क्रांति लेके आ गई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, शुरुआत महज 6 साल पहले, लेकिन काम जैसे 6 दशकों का कर दिया। ऐसा नया सिस्टम कि आपके मोबाइल में ही एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप कोई बारकोड स्कैन कीजिए, आप किसी को पैसे ट्रांसफर कीजिए, आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कीजिए, यानी पेमेंट का ऐसा तरीका जिसमें आपको कैश की जरूरत नहीं है, कार्ड की जरूरत नहीं है। 2016 में शुरुआत, आज की तारीख में 26 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं आपके पास। कुछ और आंकड़े यूपीआई के हमें बताएंगे कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, आखिर ये कितने काम का है। 2016 में ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 90,000, यानी कुल 90,000 ट्रांजैक्शन हो रहे थे और 38 लाख उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2022 की, तो ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 586 करोड़ से ज्यादा और इसकी वैल्यू है 10,14,000 करोड़ से ज्यादा की। यानी आप समझिए कि अब यूपीआई पे हर दिन कितना पैसा इधर से उधर जा रहा है, इसने आपके और हमारे जीवन को कितना आसान बनाया है। और यही बताता है कि भारतीय बैंकिंग ने इन 75 सालों में बहुत लंबा सफर तय किया है। जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के कई देश, कई विकसित देश हमसे ये सिस्टम मांग चुके हैं, कई अपना चुके हैं, कई और अपनाने जा रहे हैं। यानी भारतीय बैंकिंग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और यही उम्मीद करते हैं ये इसी तरह तरक्की का सफर जारी रखेगी। जय हिंद। तो ये थी कहानी बैंकिंग की, लेकिन सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, इकोनॉमी के हर सेक्टर में भारत ने दुनिया में लोहा मनवाया है। तो कैसे 1947 में एक प्राइमरी इकोनॉमी से बढ़ते हुए $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना भारत, ये सफर आपको बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीडीपी साइज होता था। 35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 $3,060 करोड़ के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टीशन होकर चुका था और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे टर्मोइल्स थे, धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। 1960 तक आते आते $0.04 लाख करोड़ का ये नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि रफ्तार तो आई, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जो 1970 तक आते आते थोड़ी और बढ़ी। $0.09 लाख करोड़ के आसपास ये नंबर पहुंचा और 1980 तक आते आते $0.19 लाख करोड़ तक ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज किया गया 1980 के बाद, जब 1990 में सरकारों की तरफ से काफी कोशिश करने के बाद $0.32 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और सन 2000 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़कर करीब करीब $0.5 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो चुकी थी और कई सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ा बदलाव भी देखा था। लेकिन जो 50 साल का मूव था वो अगले 2 दशक में बहुत ही शानदार मूव में बदला, जबकि सन 2010 में $1.5 लाख करोड़ तक ये नंबर पहुंचा और अब करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में एक बढ़िया
जोरदार तेजी या जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपने देखा किस तरह से सफर करीब करीब 3060 करोड़ डॉलर से 3,18,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ तो जीडीपी के नंबर्स में देखी, लेकिन एक और आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं, जो आंकड़ा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को साफ दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक समय पे करीब करीब 249-250 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन आज वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो 1947 में जहां 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो आज 1.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंची कैसे, इस सफर को भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, कैसे दशकों में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ थी और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी आम आदमी की आय, और आम आदमी की आय कुछ इस तरह से बढ़ी कि जहां 1951 में 265 रुपए के आसपास एक आम आदमी की आय होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी और कहीं एक दशक के आसपास इसमें एक बड़े बदलाव हुए, यानी कि 1991 तक आते आते 7,000 रुपए तक ये प्रति व्यक्ति आय पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये रफ्तार और तेज हुई और बढ़त आई इसमें, जब 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 19,115 के आसपास पहुंची, यानी कि आप ये मान के चले कि 2 दशक में ही ये 20,000 रुपए करीब पहुंची, और वहां से लेकर 2011 तक 58,000 रुपए के आसपास, यानी करीब 60,000 रुपए, 3 गुने के बड़े जंप के बाद ये 58,000 रुपए के आसपास पहुंची, और अब ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। जो एक समय में 265 रुपए थी, वो आज आते आते 1.5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। तो अर्थव्यवस्था के ये 2 बड़े आंकड़े, ये 2 बड़े मापदंड, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, और 1947 से लेके आज तक बीते 75 सालों में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी, कैसे ग्रोथ पकड़ी, और कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ। इकोनॉमी की सेहत का एक पैमाना होता है शेयर बाजार, और भारतीय शेयर बाजार की आज दुनिया भर में पहचान है सेंसेक्स और निफ्टी के जरिए। तो 75 साल में कैसा रहा भारतीय शेयर बाजार का सफर, आपको बताएंगे सुमित मेहरोत्रा। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से देश का बैरोमीटर कही जाने वाली मार्केट्स, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पिछले 75 सालों में एक बड़ा फेरबदल हमने अर्थव्यवस्था में तो देखा ही, लेकिन साथ साथ वो फेरबदल स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया है। इसकी शुरुआत तो 18वीं सेंचुरी में ही आपको कहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज़ादी से ठीक 10 साल बाद यानी 1957 में देश को पहले एक्सचेंज को एक नोटिफाई किया गया। वहां से इसका इवोल्यूशन हुआ और पहला प्रोडक्ट यानी कि सेंसेक्स जो आज आप देख रहे हैं, वो पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ 2 जनवरी 1986 में। इसके बाद एवोल्यूशन होता गया, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते गए, और फिर आया निफ्टी 50 जिसको 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया, और ये दोनों इंडेक्सेस तब से देश के प्रोमिनेंट इंडेक्स के तौर पे शुमार हैं। अलग अलग नाम आते गए, अलग अलग कंपनियां इसमें बदलती गई, लेकिन बेंचमार्क जरूर वही बना रहा। 22 जून 2000 और फिर 4 जून 2001 जबकि निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर मार्केट्स की जो एक्टिविटी है वो और इंप्रूव हुई, जबकि ऑप्शन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का लॉन्च हुआ 2 जुलाई 2001 में, यानी कि वो कॉल पुट के जो नंबर्स आप देखते हैं उसकी शुरुआत 2001 से हुई। फिर वो और एवोल्यूशन में बदला और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में आया 9 नवंबर 2001 में, जबकि करीब करीब 100, 150, 200 F&O सिक्योरिटीज जो हैं वो आमतौर पर आप ट्रेड होते हुए देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन सन 2001 से हुआ, यानी ठीक 21 साल पहले से इसका एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, ये तो रहा एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन अगर आप इस तरह की जो जर्नी है एक बार ये निफ्टी की देखना चाहेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 1000, और उसके बाद 2007 तक आते आते 5000, 2017 तक आते आते 10,000, 2021 तक आते आते 15,000, और अक्टूबर 2021 वो महीना जबकि निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड स्तर बनाया 18,604 का रिकॉर्ड स्तर। हालांकि ये जर्नी आपको आंकड़ों में तो सीधी सीधी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी सीधी होती नहीं है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेंसेक्स का सफर भी आपके सामने है। 1990 में कहीं 1000 का सेंसेक्स 2006 तक पहुंचते हुए बना 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000। तो पहले 2 दशक और 3 दशक काफी भारी थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया रफ्तार बाजारों ने पकड़ी। मई 2019 तक 40,000, जनवरी 2021 तक 50,000, सितंबर 2021 तक 60,000, और अक्टूबर 2021 जबकि
62,245 का रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने छुआ। तो इस तरह की एक बढ़िया ग्रोथ, इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार आपने सेंसेक्स में देखी, इस तरह की बढ़िया रफ्तार निफ्टी में देखी, फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन देखा। लेकिन इस 75 सालों में एक बात जरूर तय है कि अर्थव्यवस्था की किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, इन सबका बिल्कुल सही बैरोमीटर बनकर पहुंचा है सेंसेक्स और निफ्टी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 75 सालों में ये 1 लाख के ऊपर भी पहुंचता हुआ दिखेगा। भारत ने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े कमाल किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमाल किया है टेलीकॉम सेक्टर में, जहां की शुरुआत हुई थी उस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया में शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद लंबे अरसे तक हम कछुआ गति से चलते रहे और पिछले 3 दशक में मारी ऐसी छलांग कि भारत अब दुनिया के चोटी के देशों में शुमार है। तो टेलीकॉम की कहानी आपको बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफर भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में, जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहां पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई। तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहां पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की और यहां से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगे, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहां से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी।
3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008 में और 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में, और यहीं से टेलीकॉम क्रांति जो है उसमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और एक बहुत जोरदार रफ्तार जो है वो हमने देखी। आज की स्थिति आपके सामने है, जबकि देश में कुल 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, 78 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और रफली 17 GB पर मंथ ये डेटा यूसेज है। तो इस तरह का एक मेगा टेलीकॉम मार्केट इंडियन मार्केट्स बन चुकी है। और यही नहीं, आज भारत जो है वो दुनिया के जो सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं देने वाले देशों में शुमार है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब जो 5G का लॉन्च है वो भी एक सस्ती सेवाओं के तौर पे ही शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछले 75 साल का जो एक रफ्तार है, या पिछले 75 साल की जो एक स्थिति है वो आपने देखी, कैसे 1947 में महज 0.05% सब्सक्राइबर से आज दुनिया के दूसरे बड़े टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस के तौर पर हम शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तो ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन एक लंबा सफर टेलीकॉम मार्केट में इंडिया ने जरूर तय किया। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हमारी खास पेशकश अमृत मंथन के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अमृत मंथन जारी रहेगा और आपके सामने आती रहेंगी आजादी की अमर कहानियां, सिर्फ CNBC आवाज पर। नमस्कार।